Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter first in history, है ना। हमने हिस्ट्री में चैप्टर 1 स्टार्ट किया है और हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, वेयर, how and when। In the previous class I told you so many things about this subject history, है ना। तो हिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, पीछे के बारे में, पास्ट के बारे में, और उन पास्ट के जिन बातों को हम जान पाते हैं उनसे हमें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ को ज़्यादा अच्छे से डील करने में आराम मिलता है। हम अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखते हैं और जो कुछ भी सीखते हैं उसका फ़ायदा हमको अपने प्रेजेंट लाइफ में और फ्यूचर लाइफ में दोनों में मिलता है ना। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हिस्ट्री को अगर हम समझें कि बस हिस्ट्री इज ओनली अबाउट डेट्स, तो दैट इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। इट्स नॉट अबाउट डेट्स, इट्स अबाउट इवेंट्स, है ना। हिस्ट्री में हमारे लिए इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जब इवेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे तो उसके साथ कुछ डेट्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, जो कि इवेंट्स के कारण वो डेट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नॉट द डेट हैज नो इम्पॉर्टेंस इन देमसेल्व्स, अपने आप में उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक कि उस डेट को कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट ना हो। जैसे आज 20 दिसंबर है, फॉर अस 20 दिसंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर हमारे घर में मेरे ब्रदर का या सिस्टर का या मदर का, किसी का बहुत जो हमारे क्लोज हैं, फादर, मदर, एनीवन हु इज वेरी क्लोज टू मी, अगर उनका बर्थडे आज है 20th को, तो फिर 20th हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो दिस इज द सेम थिंग विद द हिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। तो अब हम लोग हमने स्टार्ट कर दिया था कि जो ह्यूमन लाइफ है वो किस तरह से, कहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट टाइम कहाँ पर लोग रहना स्टार्ट करते हैं, है ना। कैसे कौन से वो जगह थी जहाँ पर सबसे अर्लीस्ट, जिसको हम कहेंगे कि अर्लीस्ट पीपल स्टार्टेड टू लिव, ठीक है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने आई टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन्ड यू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। व्हाट डू वी मीन बाय द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? जब हम कहते हैं कि इंडिया एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो कहाँ पर थे? नर्मदा नदी के किनारे वो बसे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड वी हैव सीन दैट सब कॉन्टिनेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, it's a large land mass, or and it is separated from other part of the continent by different geographical features like mountain range है, समुद्र है, ओशन है। इन सब के कारण क्या होता है, जो एक पोर्शन जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कह रहे हैं वो कॉन्टिनेंट के अदर पार्ट से अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग इंडिया जो है उसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, और इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ इंडिया ही नहीं आता है, बल्कि इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो भी इस सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, देन बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इसके बाद हमने वही किया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अर्लीस्ट पीपल थे वो कहाँ रहते थे। जो सबसे पहले हमें सब कॉन्टिनेंट में पता चलता है कि यहाँ पर लोग रहते थे, तो वो कौन सी जगह है? वो जगह है नर्मदा रिवर का किनारा, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो कि एमपी में अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं और फिर वो मध्य प्रदेश पूरा होते हुए गुजरात होती हुई जाके मिल जाती है अरेबियन सी में, है ना। और ये नर्मदा रिवर ही जो है वो नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट को एक दूसरे से
सेपरेट करती है। नर्मदा के नॉर्थ में नॉर्दर्न इंडिया है और साउथ में सदर्न इंडिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो अर्लीस्ट पीपल की बात हम कर रहे हैं, दोज हु लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा, व्हाट वर देयर ऑक्यूपेशन, वो क्या करते थे, कैसे वो सरवाइव करते थे। तो उनका जो काम था वो दो काम वो करते थे, दे वर गैदरर्स एंड हंटर्स। अब हम गैदरर से क्या मीन करते हैं, हंटर से क्या मीन करते हैं, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास। इसमें किसी भी तरह का किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गैदरर वो है जो कि फूड गैदर करते हैं। गैदर करना मतलब कलेक्ट करना, जमा करना, है ना। और ये क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल होता है, उनको जानकारी होती है, दे हैव द नॉलेज अबाउट द वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। जो चारों तरफ की फॉरेस्ट है उसमें जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनमें कौन सी चीजें हैं जिनको कि हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, इसकी नॉलेज उन्हें होती है। जैसे कि बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनके रूट्स जो होते हैं वो हमारे लिए खाने के काम में आते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके फ्रूट्स होते हैं। तो किसका कौन सा पार्ट हमारे लिए यूजफुल है, हमारे खाने के काम में आ सकता है, दे आर हैविंग that knowledge, and because of that knowledge they are the gatherers. They gather different items from the forest, है ना। और इसके अलावा उस समय के लोग जो थे वो हंटर्स भी होते थे। हंटर का मतलब क्या होता है, दे यूज टू हंट एनिमल्स, वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे। ठीक है, तो बिकॉज उस समय जिस तरह का सिस्टम था उसमें सरवाइव करने के लिए उनको हंटिंग ही करना पड़ता था। हंटिंग और गैदरिंग यही दो काम थे, देवर हंटर एंड गैदरर। या तो फॉरेस्ट में जाके जमा करते थे खाने पीने की चीजें जो होती थी फॉरेस्ट से, जैसे फल हुआ, फूल हुआ, जड़ है, किसी का जो स्टेम होता है वो भी खाने के काम आता, तो वो कलेक्ट करते थे। और उसके अलावा एनिमल्स की हंटिंग भी करते थे फॉर द पर्पस ऑफ ईटिंग, है ना। हंट करके वो उसको खाते भी थे, क्योंकि यही था, अर्ली ह्यूमन की लाइफ ऐसी ही थी, दिन भर वो यही काम करते थे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इसी में क्या होता है कि शुरू में तो वो हंटर गैदरर थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी तो ये हमारा स्टार्टिंग का चैप्टर है जिसमें कि सब कुछ के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज दी गई है। फिर हम लोग इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। तो अब हम देखते हैं कि शुरू सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग में सिविलाइजेशन क्या होता है, जो हमारा रहने का, खाने पीने का, पहनने का तरीका होता है, उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। जब हम किसी को कहते हैं कि वो अनसिविलाइज्ड है, तो अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि तौर तरीके जिसको सही से नहीं आते हैं, कैसे खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, उसको हम अनसिविलाइज्ड कहते हैं, अगर वो नहीं जान रहे होते हैं इन सारी चीजों को। तो उसी तरह से सिविलाइजेशन जो होता है, इस समय भी सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हो रही थी। सिविलाइज हमारा सोसाइटी नहीं था, क्योंकि लोगों को कपड़े की भी जानकारी नहीं थी, कैसे पहनना है, क्या कपड़े होते ही नहीं थे, वो पत्ते पहनते थे। देन जो पेड़ होते हैं उनके जो स्टेम, मोटा वाला ट्रंक जो होता है उसका, वो उसके बाद को वो पहनते थे, है ना। तो वैसे लोग को हम क्या कहेंगे, अनसिविलाइज कहेंगे। कच्चे वो हंटिंग करते थे और हंटिंग करके एनिमल्स के फ्लैश को वो इस समय तक वो फायर आ चुका था, तो वो उससे वो करते थे, रोस्ट करके खाते थे। तो ये इनको हम कहेंगे सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हो रही थी। तो सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग में लोग यही काम करते थे, ठीक है, ऐसे ही उनकी लाइफ चलती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को एक नई चीज आ गई, और वो क्या नई चीज थी, वो था फार्मिंग। अब जो हंटर गैदरर थे पीपल, दे स्टार्टेड टू बिकम फार्मर, क्योंकि अब जो मैन एंड वुमेन थे वो एक जगह पे रहने लगे और एक जगह पे रह करके डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है वो ग्रो करने लगे, जैसे वीट है, बार्ली है, ठीक है, ये सारे क्रॉप्स जो है वो ग्रो करने लगे। और तब हम उनको क्या कह रहे हैं,
फार्मर कह रहे हैं। और ये सब कब हो रहा था, ये जो चेंज आ रहा है, ये जो हंटर गैदरर फार्मर बन रहे हैं, ये जो चेंज आ रहा है, ये कब आ रहा था, ये आज से करीब करीब 8000 ईयर्स अगो, 8000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि एक तरफ तो लोग फार्मर बने, और क्या हुआ उसके साथ ही साथ फार्म एक्टिविटी के लिए, जब भी हम फार्म में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो वी नीड सम एनिमल्स, है ना। आज भी हम लोगों की जो विलेज है उसमें खेती करने के लिए कई सारे एनिमल्स की नीड होती है। जैसे लोग वो रखते हैं ऑक्स, बुल, उनसे ये करते हैं, उनसे खेती के कामों में हेल्प लेते हैं, है ना। तो आज भी हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो हमारी फार्मिंग एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। हर जगह नहीं करते हैं, जो कि जो हम कह सकते हैं बहुत डेवलप नहीं है, जो आज भी बैकवर्ड एरियाज हैं, उनमें तो एनिमल्स बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं फार्मिंग एक्टिविटी में। तो उस समय भी जब फार्मिंग स्टार्ट हो रही है बिल्कुल नई नई, तो क्या हुआ कि फार्मर्स के साथ साथ लोगों ने एनिमल्स को भी रेयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि एनिमल्स से वो खेती के काम में हेल्प भी लेते थे, और एनिमल्स जो है वो उनको और भी चीजें उनसे फायदा होता था, जैसे एनिमल से जो प्रोड्यूस होता है उसका भी वो फायदा उठाते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेंज आ रहा है वो क्या हो रहा है, गैदरर और हंटर्स जो थे वो फार्मर बन गए, और फार्मर के साथ साथ वो क्या बन गए, हर्डर। हर्डर क्या हुआ, द पर्सन हु रेयर्स द एनिमल, जो एनिमल को रेयरिंग करते हैं, जो एनिमल्स को पालते हैं। ठीक है, हर्डर, हर्डर उसको कहते हैं जो एनिमल्स रेयरिंग का काम करते हैं, एनिमल को पालने का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है, हम देख रहे हैं कि पहले लोग सिर्फ और सिर्फ हंटर एंड गैदरर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आए, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और हम देखते हैं कि जैसे जब हंटर और गैदरर थे तो लोग जो थे वो घूम घूम के अपना लाइफ जीते थे, क्योंकि एक जगह पे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। एक जगह की चीजों को, जैसे हंटिंग कर लिया, एक जगह की गैदरिंग कर ली, तो फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग एक जगह पे रहने लगे और फार्मिंग एक्टिविटी लोगों ने स्टार्ट कर दी, और तब हम उनको कहते हैं कि हंटर गैदरर से वो क्या बन गए, फार्मर एंड हर्डर बन गए। ठीक है, अब वो फार्मिंग का भी काम कर रहे हैं और एनिमल्स को ये कर रहे हैं, रेयर करने का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो कुछ हुआ, ये कब हुआ, ये 8000 ईयर्स अगो हुआ। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर, जैसे कि ये जो काम हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, और जो हर्डर और फार्मर्स हैं, जहाँ पर स्टार्ट हो रही है, जो सबसे हम कह सकते हैं कि बहुत स्टार्टिंग में जहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फार्मिंग और हर्डिंग की एक्टिविटी स्टार्ट हुई, वो कौन सी जगह थी, वो सुलेमान और किर्थर हिल थे। ठीक है, सुलेमान एंड ठीक है, सुलेमान एंड किर्थार हिल्स जो थे, वहां पर हम देखते हैं कि जो मैन एंड वुमेन थे, दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। और कौन से क्रॉप ग्रो किए, वो क्रॉप था व्हीट एंड बार्ली। ठीक है, फार्मिंग जो हो रही है उसमें जो क्रॉप है वो कौन सा है, स्टार्टिंग में यही क्रॉप हुआ, व्हीट एंड बार्ली। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में, तो इसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले व्हीट और बार्ली का लोग ये करते थे और फार्मिंग करते थे। और जब हम कह रहे हैं कि वो हर्डर थे, तो कौन से एनिमल्स को रेयर करते थे, जिन एनिमल्स को वो रेयर करते थे वो थे जैसे शीप हैं,
गोट है ना, शीप गोट और कैटल जैसे जो हुए वो सबको वो रेयर करते थे। ठीक है, और इसके अलावा हम ऐसे भी कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। अगर अपने मैप पर हम देखोगे, मैप हम ऑब्जर्व करते हैं जो कि दिया हुआ है सेकेंड पेज में, तो उस मैप में हम देखते हैं गारो हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का गारो हिल और सेंट्रल इंडिया में विंध्यास, ये दो प्लेस जो है वहां पर क्या होता था अभी बता रही हूँ। प्लेस क्या है पहले समझ लो, गारो हिल्स, ये कहाँ है गारो हिल्स, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और दूसरा है विंध्यास। ठीक है, नॉर्थ गारो हिल्स और विंध्यास जो है ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हुआ, और इनमें कौन सा क्रॉप होता था, राइस का क्रॉप होता था। ठीक है, और राइस का क्रॉप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप था। तो इस तरह से हम जिन प्लेसेस में बहुत स्टार्टिंग में फार्मिंग हुआ वो यही प्लेसेस थे। ठीक है, ओके, तो जिन प्लेसेस में फार्मिंग की स्टार्टिंग होती है वो सुलेमान एंड किरथार हिल्स हुए जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ते हैं। ठीक है, गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और मध्य प्रदेश जो कि सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, और अगर हम देखें तो सुलेमान और किरथार हिल्स में कौन सा क्रॉप हो रहा था, वीट का क्रॉप हो रहा था और बार्ली का क्रॉप हो रहा था। ठीक है, और इसके अलावे जो दूसरा हम देख रहे हैं गारो हिल्स और विंध्या रीजन, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर हो रहा था, और राइस जो है वो मेनली विंध्यास रीजन में होता था। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से तो हो गया, हंटर गैदरर जो थे वो फार्मर और हर्डर बन जाते हैं, लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि अभी भी आगे ही बढ़ रहे हैं। जो ह्यूमन बीइंग हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीजें आती जा रही हैं, है ना। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम गुजर रहा है, बहुत सारी नई नई चीजें होती जा रही हैं। और इसी में हम क्या देखते हैं कि आज से करीब करीब 4700 ईयर्स अगो, ठीक है, 4700 ईयर्स अगो अर्लीस्ट सिटीज जो है वो फ्लरिश करते हैं। अभी हम अर्लीस्ट पीपल की बात कर रहे थे, है ना, अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग, और ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नर्मदा रिवर के बैंक से हंटर गैदरर होते हैं, फिर वो फार्मर और हर्डर बन जाते हैं, सुलेमान और किरथार हिल में जाते हैं, मिलते हैं हमें, गारो हिल्स में, विंध्यास में मिलते हैं, जहाँ पर वो फार्मिंग कर रहे होते हैं। अब जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो है आज से करीब करीब 4700 ईयर्स अगो। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इंडस रिवर जो है, जो कि इंडस रिवर इसका एक 1/3 पार्ट जो है वो इंडिया में बहता है, बाकी का 2/3 जो है वो अभी का पाकिस्तान है। तो उस समय तो इंडस जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर हुआ करता था, है ना। और इस इंडस रिवर के ही बैंक पे हम देखते हैं कि बहुत ही अर्लीस्ट सिटीज जो है वो ग्रो करती हैं, फ्लरिश करती हैं। इंडस और उसके 5 उसके ट्रिब्यूटरीज थे। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, किसी भी रिवर जो एक मेन रिवर होती है, ठीक है, सपोज दिस इज द मेन रिवर, एक मेन रिवर होती है, और इधर उधर से क्या होता है, छोटे छोटे जो रिवर्स होते हैं वो इसमें आकर के मिल जाते हैं, इनका पानी भी इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो मेन रिवर, तो मेन रिवर है, और जो इधर उधर से जो रिवर्स आकर के, छोटी छोटी नदियां जो आ करके उससे मिल जा रही हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये इंडस जो है वो मेन रिवर था, और उसके अलावा इंडस के ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भी ये ट्रिब्यूटरीज जो है वो है इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट वी कैन से।
और ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनमें बहुत सारे, जैसे झेलम, सतलज, चिनाब, ब्यास, ठीक है, रावी, ये 5 रिवर्स जो हैं वो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इंडस के ट्रिब्यूटरीज के नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 नदियां हैं, पांचों का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, ठीक है। और ऐसे ये इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज, ये आपके मैप में भी दिया हुआ है। अगर मैप को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान वाला पोर्शन है उसमें हमको ये 5 नदियां जो है वो दिखाई देती हैं, किस तरह से वो इसमें इंडस में मिल रही हैं। और ये जो 5 रिवर्स है ना, इन्हीं के नाम पर पंजाब का नाम भी पड़ा है। पंजाब है ना, एक पंजाब इंडिया में भी है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है ना। और ये जो पंजाब, पहले तो एक ही पंजाब हुआ करता था, सिंगल पंजाब वाज देयर। जब जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो जो रीजन था, ये 5 नदियों के मिलने से जो रीजन बना हुआ है, यही आगे चल करके पंजाब कहलाने लगा। और पंजाब क्या होता है? पंच प्लस आब। आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा ना, हिंदी में हम लोग क्या करते हैं? संधि करते हैं, है ना। संधि मतलब, संधि का मतलब जोड़ने का काम करते हैं। तो पंच प्लस आब अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पंजाब। तो आब का मतलब क्या होता है? पंच का मतलब तो 5 हो गया, पंच का मतलब 5 है ना, और आब का मतलब क्या होता है? पानी। तो 5 जो पानी है या 5 नदियों के मिलने से जो रीजन बनता है उसी को पंजाब कहते हैं। तो ये वही जगह है जो कि आज इसको हम पंजाब कहते हैं। वहीं पर जो अर्लीस्ट सिटीज जो फ्लरिश की थी वो इसी इंडस रिवर के किनारे, है ना, इंडस रिवर की बैंक पे ये अर्लीस्ट सिटीज जो है वो डेवलप की थी, आज से करीब करीब 4700 ईयर्स अगो, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे, ठीक है। और उसके बाद करीब करीब 2500 ईयर्स अगो क्या हुआ कि एक और सिटी डेवलप करती है, वो तो खत्म हो गया। 4700 ईयर्स अगो जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे जो सिविलाइजेशन डेवलप किया था, वो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बहुत सारे कारण थे जिससे वो एंड हो जाता है। और उसके बाद फिर से करीब करीब 2500 साल पहले, आज से 2500 ईयर्स अगो क्या होता है कि फिर से एक दूसरी सिटी डेवलप करती है। कहां पर डेवलप करती है? गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के किनारे। पहला जो डेवलप हुआ वो इंडस के किनारे हुआ 4700 ईयर्स अगो, और दूसरी जिस सिटीज की बात कर रहे हैं जो फ्लरिश किया, वो 2500 ईयर्स अगो फ्लरिश करता है। कहां पे करता है? गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे में, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो कि आई एक्सप्लेन यू सो मेनी टाइम्स, आई एम अगेन गोइंग टू एक्सप्लेन इट। वो क्या है? जब हम कह रहे हैं कि आज से 8000 ईयर्स अगो, तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, आज से 8000 ईयर्स अगो का मतलब ये है कि अभी हम कौन से ईयर में हैं? अभी हम हैं 2020 में, है ना। तो अब इसमें कैसे करना है हमको कि 2020 को हम मान लेंगे 2000, है ना। क्यों हम 2020 को 2000 मान ले रहे हैं? क्यों 20 को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम हजारों साल, लाखों साल पहले की बातें कर रहे हैं। तो उसमें 20 ईयर डज नॉट काउंट, ठीक है। 20 ईयर का कोई काउंट नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है 20 ईयर्स। तो हम आज जिस 2020 में उसको 2000 मान लेते हैं, और जब हम कहते हैं कि आज से 8000 साल पहले, तो इसका मतलब क्या है कि 2000 में से हमको 8000 माइनस करना है। सो when we subtract ठीक है, जब हम 8000 में से 2000 माइनस करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे -6000, है ना, क्योंकि 8000 इज बिगर देन 2000। तो जब 2000 में से हम 8000 माइनस करेंगे तो हम -6000 पाएंगे, ठीक है। तो हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं ना, वो है -6000, बट हम इसको माइनस नहीं लिखेंगे,
जब हम लिखेंगे एग्जैक्ट ईयर लिखेंगे तो इसमें हम माइनस नहीं लिखेंगे, बल्कि इस माइनस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे BC या BCE। ठीक है, जहां ये माइनस आ गया तो ये माइनस न लिख के हम BC लिखेंगे या BCE लिखेंगे। अब BC का क्या मतलब होता है, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, और BCE क्या हुआ, बिफोर क्राइस्ट एरा। तो जैसे हिस्ट्री में जो डेट्स हम लोग डिसाइड करते हैं, जिन डेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है कि जैसे अभी हम लोग जो है वो प्लस में, जैसे नंबर लाइन होता है ना आपका मैथ्स में, नंबर लाइन की तरह ही हमारे हिस्ट्री के भी डेट्स होते हैं। अभी आई एम टेलिंग यू बाय ड्राइंग दैट नंबर लाइन। ओके, so first I will erase this. जैसे हमारे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, नंबर लाइन होता है ना, यहाँ बीच में 0 होता है। इधर नंबर लाइन के अगर हम इस तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो ये माइनस हो जाता है ना, -1 -2 ऐसे करके हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। और इधर जो होता है वो क्या होता है, प्लस वाला होता है। तो ठीक इसी तरह से हमारा ईयर भी होता है। कैसे होता है ये देखना है। जहां पर जब हम जिसको प्लस कह रहे हैं, पॉजिटिव वाला जो साइड है, यानी कि राइट साइड है ना, राइट साइड जो है इसको हम कहेंगे AD। अभी जो है हम पॉजिटिव में है ना, 2020 है हमारा, दिस इज AD। AD मतलब क्या हुआ, AD का जो है वो एक लैटिन टर्म है। AD जो है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। अब ये एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जब वो समय जब लॉर्ड आ गए थे, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड से यहाँ किसको मीन किया जा रहा है, भगवान। भगवान से यहाँ किसको मीन किया जा रहा है, क्राइस्ट। ठीक है, इन द ईयर ऑफ द क्राइस्ट। क्राइस्ट का आना, ये 0 जो है वो बता रहा है क्राइस्ट के बर्थ को। ठीक है, ये वो समय है जब क्राइस्ट का जन्म होता है। इसके बाद का जो टाइम है वो उसमें क्राइस्ट है ना, और इसके पहले का जो टाइम है उसमें क्राइस्ट नहीं है। गॉट इट। ये हमारा 0 जिसको हम मान रहे हैं वो क्राइस्ट का बर्थ है। क्राइस्ट के बर्थ के बाद क्राइस्ट इज देयर इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये एनो डोमिनी है, इन द ईयर ऑफ द क्राइस्ट। और ये जो इधर वाला पोर्शन है ये क्राइस्ट के पहले वाला पोर्शन है, जबकि क्राइस्ट नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, BC। इट इज कॉल्ड BC। ठीक है, BC एंड AD। अब ये BC और AD का भी जो है ना वो अलग अलग और भी नाम है। जैसे AD को CE भी कहा जाता है। ठीक है, इसी AD को CE भी कहा जाता है ना। और BC की जगह पे भी एक और वर्ड होता है, वो है BCE। अब ये CE क्या हुआ और ये BCE क्या हुआ। CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, C फॉर कॉमन, E फॉर एरा। ठीक है, और BCE इज बिफोर कॉमन एरा। तो ये जो पोर्शन है इधर का, 0 के इधर का जो पोर्शन है, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। और 0 की जो उधर का पोर्शन है वो क्या है, कॉमन एरा। इसी कॉमन एरा को हम
एडी भी कह सकते हैं, इसी बिफोर कॉमन एरा को हम बीसी भी कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट, एन्नो डोमिनी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि हम हैं 2020 में, है ना, और वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो इसमें हम लोग 20 को कंसिडर नहीं करते, वी कंसिडर द प्रेजेंट ईयर एज 2000। ठीक है, 2000 मान के चलते हैं। तो अब हम क्या, हमारा क्या स्टेटमेंट था, आज से 8000 ईयर्स अगो, 2000 ईयर्स अगो फ्रॉम प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम इज 2000 और 2000 से 8000 साल पहले की बात है। पहले का मतलब क्या होता है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट 8000 फ्रॉम 2000, वी विल गेट -6000। तो माइनस है तो कहां जाएगा, नंबर लाइन के लेफ्ट में जाएगा ना। तो हम -6000 को कैसे लिखेंगे, हम -6000 को लिखेंगे 6000 BC या 6000 BCE। ठीक है, ये इस तरह से होता है। फिर जब हमने कहा कि जो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के किनारे जो फर्स्ट अर्लीस्ट सिटीज जो डेवलप की वो 4700 ईयर्स अगो हुआ था, तो फिर हम क्या करेंगे, 2000 में से क्या माइनस करेंगे, 4700, देन वी विल अगेन गेट 2000 -2700। तो कौन सा वो ईयर था जिसमें कि अर्लियर सिटीज ग्रो किए थे, दैट वाज 2700 BCE। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा या BC, बिफोर कॉमन एरा या BC बिफोर क्राइस्ट। ओके, इस तरह से हम लोगों को ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, ये BC क्या है, ये AD क्या है। अगर इसको आप समझ लिए तो बहुत बड़ी, मतलब उसको हम अचीवमेंट ही कहा जाएगा कि हिस्ट्री में अगर आप इस एज में इन चीजों को समझ लेते हैं तो आगे की जब भी हम लोग पढ़ाई करेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत ही इजी चीज बन जाएगी, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस। उसमें भी मैंने कई बार बताया है, और कुछ बच्चे हैं मेरे जो कि बहुत अच्छे से इस चीज को बिल्कुल मतलब वो समझ चुके हैं, बट आई नो कि कुछ होंगे जिन्हें अभी भी प्रॉब्लम होगी। सबको होती है, सबको दिक्कत आती है, कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं होता है कि हम किसी ने एक बार बताया और हमें समझ में आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है ना। और इस बात से कभी घबराना भी नहीं चाहिए कि मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कभी ऐसे घबराना नहीं चाहिए। आएगी, चीजें समझ में आएगी अगर आप थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट करेंगे तो, है ना। तो फिर कल हम लोग मिलेंगे क्लास में, ओके।